हेलो एवरीवन। आज हम क्रिटिसिज्म ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर हमने जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसको जो स्टडी किया था। तो जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसके अंदर जो है दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक को हम जो फिशर की विचारधारा बोलते हैं, दूसरे को हम जो कैम्ब्रिज की विचारधारा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है वो जो फिशर की जो विचारधारा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को लेकर के उसकी जो आलोचना है वो करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में जानते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो किसी भी वस्तु की कीमत के निर्धारण और मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के बारे में एक विचार प्रस्तुत करती है। और इसके अनुसार कोई भी जो वस्तु की कीमत होती है उस कीमत का सीधा सा संबंध जो होता है मुद्रा की मात्रा से होता है। अगर किसी भी वस्तु किसी भी इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो उसके कारण प्राइस भी बढ़ जाता है। और अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर कमी होती है तो प्राइस में भी कमी आती है। और जब किसी वस्तु के प्राइस के अंदर वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और अगर किसी वस्तु की प्राइस के अंदर कमी होती है तो उसके अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा का मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो मुद्रा की मात्रा के आधार पर अर्थव्यवस्था के अंदर सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित करता है। और उसी के अनुसार जो है एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा के मूल्य के बारे में भी जो वो एक धारणा प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से वस्तु की जो कीमत है वो तय होती है और किस प्रकार से मुद्रा का मूल्य वो तय होता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये जो वो प्रारंभिक सिद्धांत था। तो ऐसे में जो प्रारंभ में कोई भी अगर सिद्धांत आता है तो उसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है जिसके अंदर जो फिशर की इक्वेशन है उसके अंदर जो कमियां है उसके बारे में अब आप डिस्कस करेंगे। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचना केन्ज और उसके बाद के जो अर्थशास्त्री थे जिसको हम केन्जोतर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, पोस्ट केन्जियन इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने जो है मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। और उन्होंने इसकी आलोचना जो है विशेष रूप से इसकी जो मान्यताएं हैं, जो मान्यताएं ठीक ढंग से नहीं ली गई है, अवास्तविक मान्यताओं को शामिल किया गया है, उसके कारण जो इसकी आलोचना की है। तो आइए अब हम एक एक करके इसकी आलोचनाओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्वयं सिद्ध सत्य। स्वयं सिद्ध सत्य का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये बात सत्य है। इसके बारे में जो है किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो केन्ज ने भी जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसके ऊपर यही आरोप लगाया है कि आप कह रहे हो कि भी हमने जो एक नया सिद्धांत दिया है, इसमें नए सिद्धांत वाली कोई बात नहीं है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और कीमतों में सीधा संबंध होता है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी भी देश के अंदर अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ने का मतलब है कि लोग जो है ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे। और अगर वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा स्थिर है तो अर्थव्यवस्था के अंदर ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ेंगी। और अगर मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो अर्थव्यवस्था के अंदर कीमत स्तर में कमी होगी। तो ये तो एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि ऐसा संबंध पाया जाता है। लेकिन ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, ये परिमाण सिद्धांत जो है ये नहीं बताता कि मुद्रा के मात्रा के अंदर जो परिवर्तन होता है उसके परिणाम स्वरूप कीमत में जो होने वाला परिवर्तन है वो किस प्रकार से जो है अपने अंजाम तक पहुंचता है। यानी सीधी जो मुद्रा की मात्रा है वो कीमत को परिवर्तित करती है या बीच के अंदर कोई अदर फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, ये जो मुद्रा की मात्रा के अंदर जो मुद्रा की मांग और पूर्ति ली गई है, इसमें ये नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा कारण और कौन सा परिणाम है। तो इस प्रकार से ये जो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, ये जो बात बताई गई है वो स्वयं सिद्ध है, अपने आप सत्य है, एक साधारण सत्य बात है। लेकिन जो बात बतानी चाहिए थी कि इसमें कारण और परिणाम संबंध कैसा है और कीमत में जो परिवर्तन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, वो चीज़ें जो है इसमें नहीं बताई गई है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरा, अवास्तविक मान्यताएं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंदर जो किसी भी वस्तु की जो कीमत है उस कीमत के ऊपर जो है केवल मुद्रा की मात्रा का ही प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अपन ने लिया था P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी।
तो इन्होंने इस चीज को कांस्टेंट मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको कांस्टेंट मान लिया और इसको कांस्टेंट मान लिया। इसका मतलब कीमत जो है केवल मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर करती है। तो ये जो बाकी तत्वों को जो स्थिर माना गया है, इसकी वजह से जो है ये सिद्धांत वास्तविक नहीं है, क्योंकि रियल के अंदर अगर देखा जाए तो वेलोसिटी यानी मुद्रा की चलन गति है वो भी परिवर्तित होती है, ट्रांजैक्शन की मात्रा है वो भी परिवर्तित होती है, और जो साख मुद्रा है उसकी चलन गति है वो भी जो है परिवर्तित होती है। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर इन सभी को जो वो स्थिर माना गया है, जो कि वास्तविक नहीं है। तो जब ये परिवर्तित होंगे, चाहे टी में परिवर्तन आए, चाहे वी में डैश में परिवर्तन आए, चाहे वी में परिवर्तन आए, इसका जो है कीमत के ऊपर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तो कीमत केवल मुद्रा की मात्रा से ही प्रभावित नहीं होती, जो अदर फैक्टर है उन सभी में होने वाले परिवर्तन का भी कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ता है। आगे स्वतंत्र चर की मान्यता लेना गलत है। जो फिशर ने अपना सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अंदर इन्होंने कहा कि P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश अपॉन टी। तो इन सभी को इन्होंने जो है कांस्टेंट मान लिया, और कांस्टेंट मानने के साथ साथ ये कहा कि भी ये जो चर है ये स्वतंत्र चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम में होने वाले परिवर्तन जो है वो कीमत को प्रभावित करेगा, और ये अगर टी में परिवर्तन हो रहा है तो टी ना तो इसको प्रभावित करेगा, ना इसको प्रभावित करेगा, ना इसको प्रभावित करेगा, ना इसको प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से वी जो है वो इनमें से किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन की मात्रा बदल जाती है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन जो वो बढ़ जाता है, यानी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी पूर्ति बढ़ जाती है, तो अगर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में कमी आएगी। तो कीमत स्तर को इसने प्रभावित किया। अब कीमत स्तर के अकॉर्डिंग जो मुद्रा की जो मात्रा है उसमें भी परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो इस प्रकार से ये जो तत्व होते हैं ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन फिशर ने इनको जो है अपने सिद्धांत के अंदर स्वतंत्र चर माना है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट, मांग पक्ष को महत्व। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, इस सिद्धांत की कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस आधार पर भी आलोचना की है कि इसने कीमत निर्धारण के अंदर केवल मुद्रा की मांग को ही महत्व दिया है। वास्तव में जो है किसी भी वस्तु की जो अगर कीमत निर्धारित होती है तो उसके अंदर मांग और पूर्ति दोनों जो है बराबर की शक्तियां होती है। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर मुद्रा की पूर्ति का जो पक्ष है उसकी अवहेलना की गई है, और इसके पीछे कारण ये कि जो फिशर है, फिशर ने यह माना कि भी मुद्रा का जो केवल एक ही काम है विनिमय के माध्यम का कार्य करना, मुद्रा धन संचय का कार्य नहीं करती। अगर मुद्रा धन संचय का कार्य करती तो ये सप्लाई ऑफ मनी को भी प्रभावित करती। अगर मुद्रा का संचय ज्यादा हो जाता तो सप्लाई ज्यादा हो जाती, और अगर धन संचय जो कम होता तो सप्लाई ऑफ मनी है उसमें भी कमी आती। तो मुद्रा की पूर्ति है वो भी जो कीमत स्तर को प्रभावित करती है। लेकिन जो फिशर है, फिशर ने अपने सिद्धांत के अंदर केवल मुद्रा के मांग पक्ष का ही वर्णन किया है, और उन्होंने मुद्रा के पूर्ति पक्ष की अवहेलना की है, जो कि इस सिद्धांत को जो है एक इस तरफ लेकर के जाती है कि ये सिद्धांत जो है एक पक्षीय है। नेक्स्ट है, कीमत स्तर को निष्क्रिय तत्व मानना गलत है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंदर मुद्रा जो कीमत स्तर है उसको जो है निष्क्रिय माना गया है। कीमत स्तर को जो है निष्क्रिय माना है। इसका अर्थ यह हुआ कि भी कीमत स्तर जो आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित नहीं करता। कीमतों में होने वाली वृद्धि है इकोनॉमी पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, कीमतों में होने वाली कमी है वो भी इकोनॉमी को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन वास्तव में कीमत स्तर जो होता है वो एक सक्रिय तत्व होता है। आप देखिए, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट बढ़ेंगे, और जब कभी भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन है उसकी मात्रा बढ़ेगी, यानी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की मात्रा के अंदर जो वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो कीमत स्तर है वो निष्क्रिय तत्व नहीं है। कीमत स्तर भी मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है, केवल मुद्रा की मात्रा ही कीमत स्तर को प्रभावित नहीं करती है, कीमत स्तर है वो भी मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करता है। इस प्रकार से कीमत स्तर जो एक सक्रिय तत्व है, जबकि जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है इसके अंदर कीमत स्तर को जो एक निष्क्रिय तत्व माना गया है, जो कि सही नहीं है।
आगे केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था के अंदर ही लागू होना। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, इसके ऊपर जो है ये भी आरोप लगाया गया है कि इसने केवल यही माना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है पूर्ण रोजगार होता है, और ये सिद्धांत जो है केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में ही लागू होता है। अगर पूर्ण रोजगार से अवस्था अलग है, यानी अगर अर्थव्यवस्था के अंदर अल्प रोजगार है, तो भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, और अर्थव्यवस्था के अंदर अगर अति पूर्ण रोजगार है तो भी ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। लेकिन केंज ने ये बताया कि भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है अपूर्ण रोजगार की अवस्था के अंदर भी जो है जो है ऐसी स्थिति आ सकती है जहां पर जो है संतुलन हो, या अगर अर्थव्यवस्था के अंदर वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है वो कीमत को निर्धारित नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण ये है कि जब कभी भी मुद्रा की मात्रा के अंदर वृद्धि होगी, अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो पूर्ण रोजगार की अवस्था के अंदर क्योंकि उत्पादन नहीं बढ़ पाता, इसलिए कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन अगर अल्प रोजगार संतुलन है, यानी अभी भी उत्पादन के संसाधन जो है वो व्यर्थ पड़े हैं, बेकार पड़े हैं, तो जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है वैसे ही वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और वस्तुओं की मांग बढ़ने पर जो है सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई बढ़ गई तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी, यानी कीमतें स्थिर रहेंगी। तो पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जब तक अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं पहुंचती तब तक अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ती भी है तो भी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन के बढ़ने के कारण जो है कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो सिद्धांत है ये केवल पूर्ण रोजगार की अवस्था में लागू होता है, अपूर्ण रोजगार की अवस्था में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में असफल। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये बताने में समर्थ नहीं है कि मंदी की अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर भी कीमत क्यों नहीं बढ़ी। यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब प्राइस बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बता पाए कि मंदी में ऐसा क्यों होता है। सपोज की अर्थव्यवस्था के अंदर पहले जो है 100 रुपए थे, और वेलोसिटी जो है वो 2 थी, अब कुल मुद्रा की मात्रा यहाँ पर 200 हो गई। अब मंदी की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हुआ कि मुद्रा की मात्रा बढ़कर के 200 हो गई, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मंदी की अवस्था के अंदर जो ट्रांजैक्शन खरीदारी कम होती है, उसकी वजह से मुद्रा की चलन गति कम हो जाती है। अगर मुद्रा की चलन गति जो वो कम होकर के 1 रह गई तो यहाँ पर जो है मुद्रा की मात्रा 200 ही रहेगी। तो फिशर जो ये बताने में नाकामयाब रहा था कि भी मंदी की अवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर भी कीमत क्यों नहीं बढ़ पाती। कीमत इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है। और इसी प्रकार से तेजी की अवस्था के अंदर अगर मुद्रा की मात्रा कम कर दी जाती है तो भी कीमतें बढ़ती रहती है। इसके पीछे कारण क्या है कि मान लीजिए कि भी पहले जो अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की मात्रा 100 है, वेलोसिटी 2 है, सप्लाई ऑफ मनी 200 है। अब यहाँ पर मुद्रा की मात्रा कम कर दी गई तेजी की अवस्था के अंदर, तो ये मुद्रा की जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके 5 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कुल मुद्रा की मात्रा तो बढ़ गई। तो इस प्रकार से वेलोसिटी के अंदर होने वाले परिवर्तन को जो है फिशर ने स्थिर मान लिया था। उसकी वजह से जो है फिशर ये बताने में असफल रहे थे कि व्यापार चक्र जो है क्यों आते हैं, व्यापार चक्र के आने के पीछे कारण क्या है, या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव है वो केवल मुद्रा की मात्रा के ऊपर ही निर्भर नहीं करता, और किस फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है ये बताने में वो असफल रहे। नेक्स्ट है तकनीकी रूप से असंगत। फिशर ने मुद्रा की मात्रा को समय के बिंदु के ऊपर माना, और किसी भी चीज को अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम पर मापते हैं तो वो स्टॉक होता है हमारे पास में, और उसने जो वेलोसिटी ली, चलन गति ली, उसको उन्होंने एक समय अवधि के लिए आधार पर मापा जो कि एक प्रवाह है। और तकनीकी रूप से हम कभी भी प्रवाह और स्टॉक की गुणा नहीं कर सकते। स्टॉक की स्टॉक के साथ गुणा करेंगे, प्रवाह की प्रवाह के साथ गुणा करेंगे। तो एम तो यहाँ पर स्टॉक वेरिएबल है, और वी यहाँ पर जो है प्रवाह है, फ्लो है। तो इस प्रकार इन्होंने एम और वी के आधार पर टोटल मनी माना, टोटल मुद्रा की मात्रा निकाली थी। तो ये जो है तकनीकी रूप से सही नहीं है, असंगत है, क्योंकि स्टॉक और प्रवाह की गुणा करना जो है तकनीकी रूप से गलत है। तो इस प्रकार इसके ऊपर ये जो
फिशर की इक्वेशन है, इसके ऊपर ये आरोप भी लगाया कि ये तकनीकी रूप से असंगत है, सही नहीं है। नेक्स्ट है ब्याज दर के प्रभाव की अवहेलना। मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती, जैसा कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में माना गया है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंदर ये माना गया है कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो सीधा जो है कीमत को प्रभावित करेगी, कीमत भी बढ़ जाएगी, और अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत में भी कमी होगी। तो इन्होंने ये कहा कि इनके बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन वास्तव में मुद्रा की मात्रा और कीमत के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। सपोज कि मुद्रा की मात्रा बढ़ी, मुद्रा की मात्रा बढ़ने के कारण जो है ब्याज दर कम होगी, और ब्याज दर कम होने के कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ेगी। उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ने से जो है कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन के साधन महंगे हो जाएंगे और फिर उस कॉस्ट के बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा जो है डायरेक्ट रूप से प्राइस को प्रभावित नहीं कर रही, ये जो है ब्याज दर के अंदर चेंज लाती है, और ब्याज दर के माध्यम से जो है मुद्रा जो कीमत है वो प्रभावित होती है। इसी प्रकार से अगर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, मुद्रा की मात्रा कम होने की वजह से ब्याज दर बढ़ेगी, और ब्याज दर के बढ़ने के कारण इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। इन्वेस्टमेंट में कमी आने के कारण उत्पादन के साधनों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे लागत कम हो जाएगी। लागत कम होने की वजह से कीमतों में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो मात्रा है वो प्रत्यक्ष रूप से कीमत को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये ब्याज दर के अंदर परिवर्तन होता है, उसके माध्यम से जो है कीमत स्तर को प्रभावित करती है। इसके बाद चलन गति का माप कठिन है। ये पता लगाना कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर मुद्रा की एक इकाई ने कितनी बार लेन देन का कार्य किया, काफी कठिन है। ये कठिन इसलिए है, मान लीजिए कि भी हम ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है 1000 वस्तुएं बनी है, और एक जो 100 का नोट है, उस 100 के नोट ने जो है 10 बार कार्य किया है, तब ये 1000 की वस्तुएं खरीदी गई है। लेकिन कुछ जो प्रोडक्शन होता है वो जो होता है अर्थव्यवस्था के अंदर अनकाउंटेड होता है, चाहे वो आप अज्ञानता की वजह से मान लीजिए, चाहे वो टैक्स बचाने के लिए मान लीजिए। तो जब इस प्रकार की बातें होती है तो हमारे पास में प्रोडक्शन के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आ पाते, और प्रोडक्शन के एग्जैक्ट आंकड़े नहीं आने की वजह से हम जो है वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा, मुद्रा की जो कुल मात्रा है, जब तक हमें मुद्रा की कुल मात्रा का पता नहीं होगा तब तक आप वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल ट्रांजैक्शन अपॉन टोटल मनी, कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर कुल कितने वस्तुएं और सेवाएं हैं और मुद्रा की मात्रा कितनी है। तो जब तक हमारे पास में मुद्रा की मात्रा नहीं होगी तब तक हम जो वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। और मुद्रा की कुल मात्रा के लिए हमारे पास में जो निजी संचित कोष होते हैं, कि एक व्यक्ति ने अपने पास में जो धन संचय कर रखा है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं अपने पास में जो निजी संचित कोष है उसकी सही जानकारी नहीं देते। और इसके अलावा जो काले धन का समस्या है, कि अनकाउंटेड जो मनी है, उस मनी के कारण भी जो मुद्रा की मात्रा के बारे में सही पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारा जो मुद्रा है वो ऐसी घूमती है जिसके बारे में सरकार के पास में कोई आंकड़े नहीं होते। तो वो मुद्रा की मात्रा है वो भी जो है वेलोसिटी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है चलन गति को स्थिर मानना गलत है। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसके अंदर जो v है उसको कांस्टेंट माना गया है, वेलोसिटी को कांस्टेंट माना गया है। हाँ, ये हो सकता है कि अल्पकाल के अंदर तो जो मुद्रा की जो चलन गति है वो स्थिर रहे, लेकिन दीर्घकाल के अंदर ये स्थिर नहीं रहती। दीर्घकाल के अंदर मुद्रा की चलन गति में अवश्य परिवर्तन आता है। आगे कीमत स्तर पर अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की अवहेलना। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंदर कीमत स्तर पर केवल मुद्रा की मात्रा के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, लेकिन कीमत स्तर पर बहुत सारे अमौद्रिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे राजनीतिक वातावरण। अगर किसी भी देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो है अनिश्चितता की स्थिति पैदा होती है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। इन्वेस्टमेंट में कमी आने की वजह से क्या है, ट्रांजैक्शन में कमी आएगी, यानी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम हो जाएगी, और उसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा। तो इस प्रकार जो राजनीतिक वातावरण है वो भी कीमत स्तर को प्रभावित करता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्व होते हैं, जैसे एक व्यक्ति जो भविष्य को लेकर के किस प्रकार की मानसिकता रखता है। अगर एक व्यक्ति को लगता है कि भविष्य के अंदर वस्तुओं का स्टॉक कम होने वाला है
तो वर्तमान में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर एक व्यक्ति को ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो है देश पर आर्थिक संकट आने वाला है, तो उस अवस्था के अंदर भी वो जो बहुत सारी वस्तुओं का स्टॉक अपने पास करके रखना चाहेगा। तो इस प्रकार से उस अवस्था के अंदर भी कीमत प्रभावित होती है। तो कीमत स्तर जो होता है उसके ऊपर केवल मौद्रिक तत्वों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, यानी केवल मुद्रा की मात्रा है वही कीमत स्तर को प्रभावित नहीं करती, बल्कि बहुत सारे अमौद्रिक तत्व हैं वो भी जो है कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। लेकिन मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अंदर फिशर इक्वेशन के अंदर इन तत्वों का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है केवल नगद सौदों का मापक। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है इसके अंदर जब सामान्य कीमत स्तर की बात होती है तो उसके अंदर ये जो सामान्य कीमत स्तर के अंदर उपभोक्ता वस्तुएं भी आती है और उत्पादक वस्तुएं भी आती है। लेकिन अगर हम उत्पादक वस्तुओं को ट्रांजैक्शन में शामिल करते हैं, उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती है, मशीनें हैं या फैक्ट्रियां हैं, जमीन है, अगर आप इनको भी शामिल कर लेते हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति के बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि मुद्रा की अगर आप क्रय शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम केवल कंज्यूमर के दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं। अब कुल वस्तुएं हैं, अगर हम उन कुल वस्तुओं के अंदर केवल उपभोक्ता वस्तुओं को शामिल करेंगे तब तो मुद्रा जो वो क्रय शक्ति के बारे में सही जानकारी दे देगी। जैसे मान लीजिए कि हमने ये देखा कि एक इकोनॉमी के अंदर जो वो उपभोक्ता वस्तुएं जो वो 1500 करोड़ की है और एक देश के अंदर जो मुद्रा की मात्रा है वो 100 करोड़ की है। इसका मतलब एक वस्तु की जो कीमत है वो 15 रुपए है, तो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो 1/15 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर 1500 करोड़ रुपए की और वस्तुएं जोड़ लेते हैं, उत्पादक वस्तुएं, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अब मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो 1/30 है। अब 1/30 कब हुई, जब हमने इसमें उत्पादक वस्तुओं की मात्रा को भी शामिल कर लिया। तो सामान्य से कीमत स्तर के अंदर दोनों ही को ही शामिल किया जाता है, उपभोक्ता वस्तुओं को और उत्पादक वस्तुओं को। और जब आप इन दोनों को शामिल कर लेते हैं तो ये जो है मुद्रा की क्रय शक्ति यानी एक उपभोक्ता की वस्तुएं जो होती है उनकी खरीदने की जो पावर है उसके बारे में सही जानकारी नहीं देता। इसलिए मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो उपभोक्ता के लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये उसे उसकी मुद्रा जो है उसकी क्रय शक्ति के बारे में जानकारी नहीं देता। आगे अगत्यात्मक सिद्धांत। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है इस सिद्धांत के ऊपर एक आरोप ये भी लगा है कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो अगत्यात्मक है। अगत्यात्मक होने का मतलब ये कि इसमें ये माना गया है कि जो मुद्रा की मात्रा के अंदर चेंज होगा उसके कारण जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है या जो कीमत स्तर है उसमें भी तुरंत परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई समय अंतराल नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है। लेकिन इससे हमें ये जो पता नहीं चलता कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने में कितना समय लगा है, कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर जो 1000 करोड़ रुपए की मुद्रा है और अगर ये 1100 करोड़ रुपए की मुद्रा हुई है तो इसमें कितना समय लगा है और इसमें जो परिवर्तन की प्रक्रिया वो क्या है, क्या नए नोट छापे गए हैं, क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो है मुद्रा में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसकी वजह से जो ये सिद्धांत है वो अगत्यात्मक सिद्धांत बन जाता है। नेक्स्ट है मूल्य और मौद्रिक सिद्धांत में समन्वय करने में असफल। केंज ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर आरोप लगाया कि इसने कीमत सिद्धांत जो कि डिमांड फॉर गुड्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं की जो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, और सामान्य कीमत स्तर के जो सिद्धांत है उसको अलग अलग कर दिया है। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत जो है डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार ये जो है दोनों सिद्धांतों की अलग अलग जो है व्याख्या कर रहा है। इसने कोशिश की कि मुद्रा का जो सिद्धांत और कीमत का जो सिद्धांत है उसको जोड़ा जाए, लेकिन ये वास्तव में जो है जोड़ने में असफल रहा। लेकिन हम वास्तविक जीवन में अगर देखें तो मुद्रा का जो सामान्य कीमत सिद्धांत है वो वस्तुओं के जो कीमत है उसको भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये जो कीमत सिद्धांत है ये सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करता है और सामान्य कीमत स्तर है वो जो कीमत सिद्धांत है उसके अंदर जो कीमत निर्धारित होती है यानी एक वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है उसको प्रभावित करता है। लेकिन ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है ये मूल्य और मौद्रिक सिद्धांत को एक करने में या एक दूसरे को किस स्तर पर प्रभावित करते हैं ये बताने में असफल रहा है।
इसके बाद है कीमत स्तर कुल आय का परिमाणन है कि मुद्रा की मात्रा का। आधुनिक अर्थशास्त्र ये मानते हैं कि कीमत स्तर जो होता है आय और कुल व्यय के ऊपर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपनी जो कुल आय है क्या है और उस कुल आय का कितना भाग जो व्यय करता है इस पर निर्भर करता है। मुद्रा की मात्रा जो होती है वो कीमत स्तर को प्रभावित नहीं करती। मुद्रा की मात्रा का वो हिस्सा जो व्यय में आता है वही जो है कीमत स्तर को प्रभावित करता है। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।